अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है वो मैं आपको प्रिजनर ऑफ जेंडा का इंशाल्लाह चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक एक्सप्लेन करूँगा। ये बेटा हमारी सेकेंड ईयर इंग्लिश का पार्ट है। सो लेट्स बिगिन। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा एक बात याद रखिएगा कि मैं अभी जो आपको एक्सप्लेन करूँगा वो मैं आपको चैप्टर वाइज जो हमारे पास तमाम के तमाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। आपको ऑलरेडी मतलब कि जो कैरेक्टर्स हैं बेटा उनके बारे में बता दिया गया है। सो आई होप कि मेरे बच्चों तुम लोगों को ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये प्रॉपर्ली आपको बेटा यहाँ से समझने में आसानी हो और आप तमाम चीज़ें पिक कर लें। मेरे बच्चों चैप्टर 1 हमारे पास लिखा हुआ है र्यूडोल्फ रेसिंडल। अच्छा अब क्या होता है, चैप्टर 1 में लिखा हुआ है र्यूडोल्फ रेसिंडल सिस्टर इन लॉ रोज अर्जेस हिम टू डू समथिंग यूजफुल विद हिज लाइफ। जो र्यूडोल्फ रेसिंडल की जो भाभी होती हैं जिनका नाम रोज़ है, वो क्या बोलती हैं रूडोल्फ को कि भाई तुम अपनी लाइफ के साथ कुछ काम का कर लिया करो, तुम कोई काम वाम करते नहीं हो और तुम फ्री बैठे रहते हो। तो हमें यहाँ पर रेसिंडल के रिप्लाई जो अच्छा एक और बात मेरे बच्चों ये है कि बेटा जो हमारे पास मेन कैरेक्टर है उसका नाम है र्यूडोल्फ रेसिंडल। लेकिन एक बात बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम जो है इसके नाम को जो बुलाएंगे वो हम बोलेंगे इसको रेसिंडल बोलेंगे, इसको र्यूडोल्फ नहीं बुलाएंगे। रेसिंडल इसका सर नेम है। ये बात बेटा आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दी गई है। तो आगे से रेसिंडल का जवाब क्या होता है कि भाई मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे घर पर ऑलरेडी तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं इतनी अलग से एफ़र्ट क्यों करूँ जब मुझे अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये जवाब होता है तो जाहिर सी बात है हमें इस जवाब से ये पता चल रहा है कि रेसिंडल की पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो किस नेचर का इंसान है। खैर अभी ये बात चली रही होती है कि रेसिंडल का भाई जो जिसका टाइटल है लॉर्ड बर्लेसडन, ये रेसिंडल के भाई का नाम नहीं है, ये लॉर्ड बर्लेसडन बेटा उसका टाइटल है जो वो काम करता है। उसके भाई का नाम रॉबर्ट है। खैर वो वहाँ पहुँचता है और वो रेसिंडल को बताता है कि उसका भाई के भाई उसने जो है ना रेसिंडल के लिए जॉब ढूंढ ली है और वो क्या करेगा सर जेकब बोरडेल के लिए एज एन अटैचे के तौर पे काम करेगा, जो कि रूरिटानिया की कंट्री के एम्बेसडर हैं। मेरे बच्चों ये जो कंट्री है ना बेटा रूरिटानिया, एक बात का ध्यान रखिएगा कि यही कंट्री वो है जहाँ पर पूरी स्टोरी आपकी चलेगी। नाउ दिस वन इज़ एन इमेजिनरी कंट्री, ये हमारे पास एक इमेजिनरी कंट्री है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सी कंट्री है। इसके साथ साथ जो रेसिंडल का जो भाई होता है वो क्या बोलता है कि भाई तुम्हारी जो जॉब की शुरुआत होगी वो होगी 6 मंथ्स में। अब जो है लिखा हुआ जैसे कि लिखा ना द जॉब स्टार्ट्स इन 6 मंथ्स, तो यहाँ पर रेसिंडल सोचते हैं कि अब क्या करे, तो उसकी भाभी उससे रिक्वेस्ट करती है भाई कुछ भी करके तुम ये वाला चांस मिस मत करना, तुम लाजमी ये जॉब करना। तो खैर रेसिंडल फाइनली एग्री कर लेता है, लेकिन क्योंकि उसको पता है मेरे बच्चों के अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स हैं, तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ क्योंकि उसके बाद तो मेरी जॉब शुरू हो जाएगी। तो वो डिसाइड करता है कि चलो यार मैं जो है ना रूरिटानिया में जानता हूँ, और रूरिटानिया में कहाँ पर जाऊँगा, स्ट्रेल्सो। मेरे बच्चों स्ट्रेल्सो जो है वो रूरिटानिया की कंट्री का कैपिटल है। जैसे कि हमारे पास अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है बेटा हमारे पास इस्लामाबाद है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर जा क्यों रहा होता है, यहाँ जाने का डिसाइड क्यों करता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो है कोरोनेशन होने वाली होती है किंग र्यूडोल्फ द 5th की। कोरोनेशन का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ताजपोशी की जो रस्म नहीं होती, जैसे कि अगर कोई बादशाह मर जाता है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मेरे बच्चों ये वाला हिसाब किताब होता है कि सबसे बड़ा बेटा जो होगा वो क्या बनेगा, बादशाह बनेगा। लेकिन बेटा बादशाह के मरने के फ़ौरन बाद मतलब कि ऐसा नहीं होता कि उसका ताज पहना दिया जाता है, बल्कि पूरी एक सेरेमनी अरेंज की जाती है और फिर दूर दराज से लोग मिलने के लिए आते हैं, वो अटेंड करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कोरोनेशन। और जो बादशाह का नाम लिखा हुआ है किंग र्यूडोल्फ द 5th, इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों, बेटा इसका मतलब ये होता है जैसे कि अगर किसी के नाम के आगे कोई बादशाह हो और उसके नाम के आगे लिखा हुआ हो द 1st, द 2nd, द 3rd, या यूँ लिखा हुआ हो 1st ऑफ हिज नेम, 2nd ऑफ हिज नेम, 3rd ऑफ हिज नेम, 5th ऑफ हिज नेम। इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये जो बादशाहों की जो पूरी लड़ी चल रही है, मतलब कि बैक पे बैक जाते रहें, जैसे कि हम जानते हैं बादशाह का बाप बादशाह होगा, उसका बाप बादशाह होगा, उसका बाप बादशाह होगा। तो ये जो पूरी बादशाहत की जो चेन चल रही है, इस चेन में ये जो र्यूडोल्फ नाम का बादशाह था ये 5वां था। मतलब इससे पहले र्यूडोल्फ नाम के इस पूरी लड़ी में 4 बादशाह और गुजर चुके हैं, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों अब यहाँ पर जब ये होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हुआ बेटा। अब चैप्टर 2 की तरफ आते हैं। एक बात याद रखिएगा बेटा, मैंने जो आपको सामने पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट ऑब्वियस सी बात है मैं आप देख रहे हैं कि अलग से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बेटा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी।
अब चैप्टर 2 लिखा हुआ है रेसिंडल अराइव्स इन जेंडा। अब बेटा जो रेसिंडल होता है वो डिसाइड करता है कि चलो भाई चलता हूँ मैं। वो रूरिटेनिया जाने के लिए ट्रेन से जाता है और रास्ते में उसका दोस्त मिलता है जॉर्ज, पेरिस में मिलता है। और जॉर्ज जो है ना बताता है रेसिंडल को भाई कि इसी ट्रेन में जो है ना एक खातून जा रही हैं, उनका नाम है एंटवाइनेट डी मोबान। मेरे बच्चों थोड़ा मुश्किल नाम है मैं जानता हूँ, लेकिन ये आपको नाम याद करना पड़ेगा, एंटवाइनेट डी मोबान। और मेरे बच्चों इसके साथ साथ एक और बात बतानी ये है आप लोगों को कि जो मोबान है ना, इसको आप मैडम मोबान के नाम से भी बोल सकते हो। खैर जॉर्ज जो है बताता है रेसिंजर को कि भाई वो भी जो है हमारे साथ इसी ट्रेन में ट्रैवल कर रही हैं रूरिटेनिया जाने के लिए। अभी ये रास्ते में ही होते हैं कि इनको एक ख़बर मिलती है कि जो कॉरोनेशन है, जो ताजपोशी की जो मतलब सेरेमनी है पूरी की पूरी, उसको जो है ना थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। डिले कर दिया गया मतलब कि मेरे बच्चों रेसिंडल दरअसल क्योंकि वो तो ट्रेन में था, अब वो ट्रेन तो नहीं रोक सकता ना, ट्रेन तो तभी पहुंचेगी जिस दिन उसने पहुंचना था। रेसिंडल ने पहुंचना था मंडे वाले दिन और फिर ट्यूसडे को थी कॉरोनेशन। तो रेसिंडल तो अब भी मंडे को ही पहुंचेगा क्योंकि वो रास्ते में है, लेकिन जो कॉरोनेशन थी वो ट्यूसडे के बजाय हो गई थी वेडनेसडे को। ठीक है, खैर रेसिंडल कर करा के पहुंचता है स्ट्रेल्सो जो कैपिटल है उस कंट्री का। जब वहां पहुंचता है तो भाई पता चलता है कि वहां तो रूम ही नहीं है, क्योंकि बेटा जिस सोच को लेकर रेसिंडल यहां पर आया था कि चलो मैं कोरोनेशन देखता हूं क्योंकि ये वंस इन द लाइफ टाइम मौका होता है। बेटा आपको बार बार आए दिन बादशाहत चेंज होती हुई थोड़ी मिल रही होती है, जब तक कोई बंदा मरता नहीं तब तक बादशाहत चेंज नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। हमारे पास इसकी बेटा बहुत अच्छी एग्जांपल मौजूद है कि इंग्लैंड की जो अभी क्वीन चल रही है, आप जानते हैं बेटा कि वो कब से मतलब कि इतना अरसा पहले वहाँ पर कोई कोरोनेशन की सेरेमनी हुई होगी, उसके बाद से उसका अपना बेटा बूढ़ा हो चुका है, तो वहाँ तो कोरोनेशन की सेरेमनी हुई नहीं। तो बात बताने वाली क्या है बेटा यहाँ पर कि ये कोरोनेशन आपको कभी कभार मौका मिलता है देखने का, तो इसीलिए गया था। तो जब वहाँ पहुँचता है कैपिटल में तो कैपिटल के तमाम रूम्स बुक। उसकी वजह क्या है बेटा, क्योंकि ऐसी सेरेमनी जो होती है वो कैपिटल में ही होती है किसी कंट्री के। तो जाहिर सी बात है लोगों ने कैपिटल में जितने भी होटल्स वगैरह थे वहाँ पर बुक कर लिए होंगे। अब ये सोचता है मैं करूं क्या, क्योंकि भाई ये वहाँ पर रात गुजार नहीं सकता, क्योंकि अगर रात गुजारेगा भी तो अगला दिन होगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को नहीं है, एक दिन अब डिले हो चुकी है। खैर रेसिंडल डिसाइड करता है कि यार चलो मैं क्या करता हूँ, मैं ना जेंडा जाता हूँ, वहाँ पर किसी इन में जो है ना नाइट गुजारता हूँ। इन क्या होता है मेरे बच्चों, इन जो है बोलते हैं मुसाफिर खाने को, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपके रहने सहने का बंदोबस्त हो और इसके साथ साथ वहाँ पर खाने पीने की भी अरेंजमेंट हो। ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों कि आपको परचेज़ करना पड़ेगा खाना, लेकिन ये एज़ कम्पेयर टू होटल्स वगैरह बहुत छोटे लेवल पर जगह होती है। खैर जब वहाँ पहुँचता है मेरे बच्चों तो जेंडा के बारे में हमें क्या बताया गया कि जेंडा दरअसल एक टाउन है, एक छोटा सा टाउन है, और ये कितनी दूर रास्ते पर है, ये 50 माइल्स के रास्ते पे है। कहाँ से, कैपिटल। कौन से कैपिटल का नाम क्या है बेटा, स्ट्रेल्सो। अब क्या होता है वहाँ पहुँचता है तो ऑब्वियस सी बात है अपना सामान वगैरह रखता है। अब मेरे बच्चों जैसे कि शॉप चलाने वाले को बोलते हैं शॉपकीपर, जो इसका मालिक होता है, तो इन चलाने वाले को भी क्या बोलते हैं, इन कीपर बोलते हैं। ठीक है, INN इन कीपर। खैर वहाँ पहुँचता है तो भाई लोगों के ख्यालात सुनता है कि लोगों के क्या ख्यालात हैं। लोग दरअसल मेरे बच्चों पसंद करते होते हैं ड्यूक माइकल बोलो या ब्लैक माइकल बोलो, एक ही बात है। और वो चाहते होते हैं कि यार ये वाला बादशाह बनता, क्योंकि ये दरअसल बादशाह का बड़ा बेटा है। लेकिन मेरे बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि बादशाह की 2 शादियाँ हुई थी, जो उसकी एक शादी हुई थी जिस शादी को मैंने बताया था मॉर्गेनेटिक मैरिज। मॉर्गेनेटिक मैरिज का मेरे बच्चों मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि एक ऐसी शादी होती है कि अगर स्टेटस में बादशाह लेवल का जो बनता है, अगर वो अपने स्टेटस से किसी लोअर तबके से शादी कर लेता है और उस शादी से अगर उसकी कोई औलाद होती है तो उसका रॉयल स्टेटस उस औलाद से कंटिन्यू नहीं होगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है मेरे बच्चों के बादशाह का जो बेटा होता है वो प्रिंस कहलाता है। ठीक है, अब माइकल जो है वो बादशाह का बड़ा बेटा है, बट उसके बावजूद वो जो है क्या नहीं कहलाएगा, वो एक प्रिंस नहीं कहलाएगा। और बादशाह का जो दूसरा बेटा है र्यूडोल्फ, जो र्यूडोल्फ नाम है, र्यूडोल्फ एल्बर्ग नाम है, वो उसकी जो औलाद हुई है वो दूसरी बीवी से हुई थी, वो एक रॉयल वेडिंग थी। तो इवन दो माइकल बड़ा है उसके बावजूद वो बादशाह नहीं बन रहा, लोगों को ये बात पता थी, ऑब्वियस सी बात है। और जो र्यूडोल्फ है वो बादशाह का छोटा बेटा है, लेकिन क्योंकि जो रॉयल वेडिंग की बात की जाए तो वो सबसे बड़ा है, तो लिहाजा उसका मतलब राइट बनता है। ठीक है, इनफैक्ट मेरे बच्चों अगर जो वो था ना, अगर वो मर जाता, मतलब कि जो अभी जो बादशाह बनने जा रहा है बादशाह का बेटा, तो अगर वो मर भी जाता उसके बावजूद माइकल का नंबर नहीं आता, क्योंकि हमने आपको क्या बताया अभी बेटा कि मॉर्गेनेटिक मैरिज से जो शादी होगी उसमें कोई रॉयल स्टेटस नहीं आएगा। तो उसके बाद जो असल जो बादशाह भी बनने जा रहा है उसकी कज़न का नंबर आया था। ऐसा होता है ना कि बादशाह का सबसे बड़ा बेटा बादशाह बनता है, फिर अगर उसको कुछ हो जाए तो छोटा वाला बेटा बनता है, एंड सो ऑन। पूरी एक लड़ी चल रही होती है कि पूरे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। खैर
लोग जो जेंडा के रहने वाले होते हैं वो माइकल को बहुत पसंद करते होते हैं बेटा, वो इसलिए क्योंकि माइकल की रिहाइश ही वहीं पर होती है जेंडा में। जेंडा में माइकल का होल्ड होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कंट्री का नाम है रूरिटेनिया, तो उस कंट्री का ही पार्ट है जेंडा। लेकिन यहाँ पर जो होल्ड है, जो लोग पसंद करते हैं वो माइकल को पसंद करते हैं। और रेसिंडल जब यहाँ पर टाइम गुजार रहा होता है तो उसको आइडिया होता है कि लोगों की सोच है क्या, लोग फ्लेविया के बारे में क्या सोचते हैं, लोग माइकल के बारे में क्या सोचते हैं, और किस तरह से जो एक जंग चल रही है पूरी सल्तनत के लिए। खैर इतने में क्या होता है कि ब्लैक माइकल का एक गार्ड है, जोहन नाम है, वो वहाँ पहुँचता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वो रेसिंडल को देख के ना अचानक से चौंक जाता है। चौंकने की वजह क्या होती है कि वो रेसिंडल को जब देखता है ना, फिर बोलता है कि ये दरअसल मैंने आपको ना बाय चांस ये समझ लिया था कि आप हमारे बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके जो बाल हैं वो एग्जैक्टली डिट्टो सेम कलर है जो हमारे बादशाह का है, बिल्कुल फ्लेमिंग रेड हेयर। मेरे बच्चों रेड हेयर जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक रेयर कलर है, ये नेचुरली तौर पे पाया जाता है। खैर ये रेड उस तरह का नहीं होता जो आपकी कलर पेंसिल होती है बेटा, इस समथिंग लाइक ऑरेंज एंड रेड का जो मिक्सचर होता है। और जिसके ऐसे बाल होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जिंजर, ठीक है, या रेड हेड्स भी बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पर मेरे बच्चों इसके बाद थर्ड चैप्टर हमारे पास शुरू हो रहा है, और थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, रियोडोल्फ रेसिंडल मीट्स किंग रियोडोल्फ द फिफ्थ। मेरे बच्चों क्या होता है कि अब मंडे की रात को पहुंचा, मंडे की रात को रेसिंडल ने वहां गुजारी। अब अगला दिन हुआ ट्यूसडे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोरोनेशन जो है एक दिन आगे कर दी गई है। तो रेसिंडल सोचता है कि यार मैं करूं क्या, क्योंकि अगर आज भी मैं कैपिटल जाता हूं तो फ़ायदा तो कोई है ही नहीं। फ़ायदा क्यों नहीं है मेरे बच्चों, फ़ायदा ना इसलिए है क्योंकि आज भी कोरोनेशन नहीं है, और दोबारा उसको पता है कि वहाँ पर उसको होटल के रूम्स वगैरह खाली मिलेंगे नहीं। तो रेसिंडल सोचता है कि चलो यार क्या करते हैं, आज जो है ना मैं वॉक पे निकलता हूँ, जेंडा ही घूम लेता हूँ। घूमने तो निकला हुआ हूँ। खैर जाता है तो एक जगह वो क्या करता है, उस जब थोड़ी देर बाद ना एक दरख्त पे टेक लगाता है और अपना सिगार जलाता है, स्मोक कर रहा होता है। इत्तेफाक क्या होता है, उसकी आंख लग जाती है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि दो लोग, कौन कौन से मेरे बच्चों, कर्नल सैप और फ्रिट्ज जो हैं, फ्रिट्ज वॉन टालेनहाइम, ये दरअसल उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जब वो उठता है देखता है कि दो लोग उसको घूर रहे हैं, तो वो उससे पूछता है भाई क्या हो गया। मेरे बच्चों आप खुद इमेजिन करो ना कि आप सो रहे हो और आपकी आंख खुले तो दो लोग आपको रैंडमली स्ट्रेंजर्स घूर रहे हो, यकीनन आप भी डर जाओगे। तो वो बताते हैं कि दरअसल भाई हम जो है ना, जो बादशाह सलामत जो बनने जा रहे हैं अगले दिन, जिनकी कोरोनेशन है, उनको सर्व करते हैं, उनके मतलब कि उनके लिए काम करते हैं। और बोलते हैं कि हम दरअसल आपकी तरफ इतना ज़्यादा घूर के इसलिए देख रहे थे क्योंकि आपकी एग्जैक्ट जो लुक्स हैं वो हमारे बादशाह से मिलते हैं। सिर्फ एक फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है कि आपकी हल्की सी बियर्ड है और बादशाह सलामत की बियर्ड नहीं है। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि इत्तफाक से वो जो बादशाह, असल बादशाह, मतलब जिसकी बाकायदा अपनी जो कोरोनेशन सेरेमनी है वो पीछे से आता है, वो शायद ट्रैवल कर रहे होंगे यहाँ पर, और जब उसकी नज़र हमारे हीरो रेसिंडल में पड़ती है तो वो भी चौंक जाता है, क्योंकि उसको इतनी हैरत होती है। आप खुद सोचो मेरे बच्चों कि अगर आपको एग्जैक्ट अपनी ही शक्ल का कोई शख्स सामने दिखे तो आपका क्या रिएक्शन होगा, सही है ना। तो खैर जब वो बात करते हैं तो मेरे बच्चों पता चलता है कि जो हमारा हीरो है रियोडोल्फ रेसिंडल और जो बादशाह है रियोडोल्फ एल्फबर्ग, ये नाम है, ठीक है। इसीलिए बेटा दो के नाम रियोडोल्फ हैं, इसीलिए हम अपने हीरो को उसके सरनेम से बुलाते हैं, और बादशाह के लिए हम किंग रियोडोल्फ बोल रहे हैं। जब पता चलता है तो इनको ये बात सामने आती है कि दरअसल रेसिंडल फैमिली और एल्बर्ग फैमिली जो है वो क्या है, वो थोड़ा दूर के रिश्तेदार वगैरह भी हैं। तो बादशाह ना बड़ा खुश होता है। अच्छा मेरे बच्चों आप नोट करो कि अगले दिन बादशाह की सेरेमनी है और वो इतना केयरलेस घूम रहा है, उसको पता होना चाहिए कि उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, और वो अपने महल से, अपने पैलेस से दूर दराज छोड़ छाड़ा के यहाँ जेंडा में आया हुआ है। बहुत केयरलेस टाइप का है, और लोग वैसे भी इसको कोई इतना ख़ास पसंद नहीं करते। भाई इसको तो चाहिए था कि ख़ास तौर पे केयर करे, कहीं कुछ हो ना जाए उसको, लेकिन ये यहाँ मौजूद है। खैर होता क्या है कि कर करा के भाई बात ये होती है कि जब ये रेसिंडल को पहचानता है ना, बोलता है, तो उसको इन्वाइट करता है डिनर के लिए। अच्छा जब डिनर कर रहे होते हैं तो भाई खाना वाना खाते हैं, और खाने के साथ साथ ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। और इतने में क्या होता है कि बादशाह का ही अपना एक खादिम आता है, उसका नाम है जोसेफ, और ये वाकई में बादशाह का बड़ा लॉयल सर्वेंट होता है। ये वहाँ पर आता है तो इसके साथ एक वाइन की बॉटल होती है, और ये बोलता है कि सर ये आपके लिए गिफ्ट आया है माइकल की तरफ से। तो बादशाह क्या करता है, वो पूरी बॉटल वाइन की खुद पकड़ता है, बोलता है ये दरअसल मेरे भाई की तरफ से गिफ्ट है, तो ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, और ये मैं पूरी की पूरी खुद पी जाऊँगा। ये है ट्यूसडे की रात। अब ट्यूसडे की रात यहाँ ख़त्म हुई। अब मेरे बच्चों ज़रा नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अब वेडनेसडे का दिन शुरू हुआ, वेडनेसडे का, ठीक है। और अब क्या हुआ मेरे बच्चों के, अब ये है कोरोनेशन का दिन। अब अगले दिन क्या होता है भाई कि सुबह उठते हैं तो पहले तो रेसिंडल को उठाते हैं, वो जो बादशाह के जो खादिम होते हैं वो,
वो उठाते हैं तो भाई पता चलता है कि बादशाह सलामत तो उनको तो ड्रग कर दिया गया है। और क्या पता चलता है कि ड्रग कहाँ था, उस बोतल में था जो बादशाह सलामत के लिए भेजी गई थी। किसके लिए? जो जोसेफ लेकर आया था, बोल रहा था कि सर ये आपके लिए आपके भाई ने भेजी है, माइकल ने आपके लिए तोहफ़ा भेजा ये वाला। अब करें तो करें क्या? क्योंकि मेरे बच्चों प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि आज बादशाह की कॉरोनेशन है, लोग, और इस बादशाह की इमेज ये है कि लोग इसको वैसे ही पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका लोगों में उठना बैठना नहीं है। लोग अक्सर तो ऐसे हैं कि वो जानते तक नहीं है कि ये दिखता कैसा है। तो अगर आज बादशाह अपनी ही कॉरोनेशन के दिन इसलिए नहीं पहुंचा कि उसने नशा किया हुआ था, नशे की हालत में था, तो उसका इमेज किस हद तक ख़राब हो सकता है मेरे बच्चों आप जानते हो। और एक दिन ऑलरेडी डिले कर दी गई है कॉरोनेशन इसी चक्कर में। तो करें क्या? यहाँ पर ये सारी की सारी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बेटा दूर दराज से और लोग भी आए हुए होंगे, मिनिस्टर्स वगैरह, जो चाहते होंगे कि यार हम बादशाह से मिलें, अच्छे ताल्लुकात बनाएं अपने मुल्कों के इस मुल्क के साथ। अब क्या किया जाए भाई, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इवेंट है बहुत ज़्यादा। तो जो बादशाह के जो दो खादिम होते हैं ना, वो सेप्ट ऑफ रेट्स, उनमें जो सेप्ट जो होता है ना, वो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई उसको वो आइडिया देता है। वो बोलता है कि क्योंकि रेसेंडल एकदम बादशाह की तरह ही लगता है, तो हम एक काम करते हैं कि इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए हम रेसेंडल को साथ लेके चले जाते हैं और बादशाह की जगह इसको भेज देते हैं, किसी को शक भी नहीं होगा। अब जब ये वाला आइडिया डिस्कस होता है तो रेसेंडल परेशान बोलता है, क्योंकि मेरे बच्चों रेसेंडल यहाँ पर क्या करने के लिए आया था? रेसेंडल तो यहाँ पर ख़ुद बेचारा कोरोनेशन को अटेंड करने के लिए आया था, और अब एज एन ऑडियंस के तौर पे। और अब उससे कहा जा रहा है कि तुम बादशाह की जगह जाके तुम क्या करो, कोरोनेशन को अटेंड करो। तो पहले तो बोलता भाई मुझे लोग पहचान जाएंगे, ये होगा वो होगा, मैं सामना कैसे करूँगा? तो उसको बोलते हैं क्या है कि देखो तुम एक बात याद रखना कि हम दोनों तुम्हारे साथ होंगे। हम दोनों मतलब कौन? सेप्ट और फ्रिट्स दोनों साथ होंगे। बोलते हैं किसी को तुम पे शक जाएगा नहीं, क्योंकि सब के सब यही सोचेंगे कि यार अगर ये दोनों साथ हैं तो अगर किसी के जहन में कोई, वैसे तो खैर आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर हल्का सा भी कोई पॉइंट आया तो वो उसके जहन से निकल जाएगा। और रही अच्छा, तो आगे से रेसेंडल फिर ये बोलता है भाई ठीक है चलो मान लिया फिज़िकली तौर पर मैं नहीं पहचाना जाऊँगा, किसी ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दी और अगर मुझे पॉइंट नहीं पता हुआ मैं तब क्या बोलूँगा? तो बोलते हैं उसकी फ़िक्र नहीं करो, क्योंकि ये सेरेमनी ऐसी है कि कोई तुमसे आके इतनी डिटेल में बात नहीं करेगा, लोग सलाम दुआ करेंगे और हम हैं ना, हम बताते रहेंगे, तो फ़िक्र क्यों कर रहे हो? जो दूसरा बंदा होता है बादशाह खादिम फ्रिट्स, वो भी सोचता है कि यार आइडिया तो अच्छा है। रेसेंडल बोलता है ये बुरा आइडिया है, और उसको बोलता है भाई मुझे बादशाह की ज़िंदगी ये कुछ पता भी नहीं है, लेकिन आखिरकार कर करा के वो एग्री कर लेता है, क्योंकि बेटा रेसेंडल दिल का अच्छा है और वो समझता है कि वाकई में अगर आज बादशाह अपने ही कॉरोनेशन वाले दिन नहीं पहुंचा, ताज वाले दिन नहीं पहुंचा, जिस दिन ताज पहनाया जाएगा, तो उसकी इमेज बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती है। मतलब ये एग्री कर लेता है, लेकिन एग्री कर लिया तो इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चों? लेट्स सी, पढ़ते बेटा हम लोग। अब लिखा हुआ है कि रेसेंडल क्या करता है, सबसे पहले अपनी बियर्ड वगैरह को साफ़ करता है और बादशाह के कपड़े खुद पहन लेता है। जो बादशाह को पहनाए वो होते हैं, बादशाह के कपड़े चेंज करके खुद पहनता है। और बादशाह को ना छुपा दिया जाता है जिस जगह पर, जिस लोकेशन में, जिस घर पे वो मौजूद होते हैं। और जोसेफ जो माइकल का जो खादिम, जो माइकल बोल रहा हूँ, जो बादशाह खादिम है, जो माइकल की तरफ से वो ड्रग लेकर आया था। अच्छा मेरे बच्चों ये वाकई में अच्छा बंदा है, ये कोई बुरा बंदा नहीं है। इसको खुद नहीं, उस बेचारे को खुद भी नहीं पता था कि उस वाइन में क्या है, अल्कोहल वगैरह मौजूद है। खैर क्या होता है, उसको बादशाह को अंडरग्राउंड करते हैं और बोलते हैं कि देखो तुमने बादशाह सलामत को यहाँ रखना है, जब बादशाह सलामत को होश आएगा तो तुमने उनको बता देना है कि उनके पीठ पीछे हमें क्या एक्शंस लेने पड़े, क्योंकि अगर उनको हम उठाएंगे भी अभी नशे की हालत में तो उनकी अपनी ही बॉडी में ड्रग मौजूद है। तो अगर किसी तरह उठाने में कामयाब हम हो भी गए, उसके बावजूद ये पक्की बात नहीं है कि वो सही हालत में होंगे नहीं। खुद सोचो बेटा, बादशाह ही टोन होते हुए जा रहा हो अपने चलते हुए, तो लोग उसके बारे में क्या इमेज कर लेंगे। खैर इसके साथ साथ उसी जगह पे जो एक बूढ़ी औरत मौजूद थी जो उनके लिए खाना वगैरह पका रही थी, उसको भी क्या करते हैं ये लोग, मतलब कि रस्सियों से बांध देते हैं, वही जगह छोड़ देते हैं। और बादशाह को वहाँ छोड़ के किस जगह मेरे बच्चों, ये जहाँ पर मौजूद थे ना, ये जेंडा में मौजूद थे। और ये ट्रेन लेके पहुँच जाते हैं स्ट्रेल्सू, मतलब ट्रेन में पहुँचते हैं स्ट्रेल्सू कैपिटल में। बादशाह को ये वहीं छोड़ के आ गए। रेसेंडल यहाँ मौजूद है। यहाँ पे रेसेंडल की मुलाकात होती है, बहुत सारे मिनिस्टर से उसकी मुलाकात होती है। इवन के जो रूरिटानिया कंट्री का जो आर्मी का जो हेड है ना, उससे भी रेसेंडल की मुलाकात होती है। और अभी तक किसी एक बंदे को एहसास नहीं हुआ कि हमारे सामने जो बंदा खड़ा हुआ है वो असली बादशाह है कि नहीं है। और आखिरकार कोरोनेशन का जो प्रोसेशन है वो उसकी शुरुआत होती है। मेरे बच्चों, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोसेशन? बेटा प्रोसेशन का जो वर्ड है वो निकला है प्रोसेस, मतलब कि बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप जो पूरा काम करना होता है, उससे ये पूरा वर्ड निकला है। अब मेरे बच्चों प्रोसेस है क्या कि देखो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना,
जैसे कि रॉयल वेडिंग हो गई, कोरोनेशन की सेरेमनी हो गई, ये लोग इसे महल में नहीं करते, पैलेस में नहीं करते, बल्कि ये कहाँ होती है, एक उनका कोई बहुत बड़ा कोई चर्च टाइप का होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैथीड्रल, जिसकी स्पेलिंग बेटा आके आएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। ये रही बेटा हमारे पास स्पेलिंग यहाँ पर होती है। तो उनको महल से निकलना पड़ता है, पूरा एक टोलियों में आगे पीछे इनकी आर्मी होती जा रही होती है, सोल्जर साथ चल रहे होते हैं, बादशाह घोड़े पर राइड करता हुआ जा रहा होता है, इस तरह की इनकी सेरेमनी होती है और वहाँ तक ही चलते हुए जाते हैं अपनी ही पब्लिक के बीच से, ठीक है। खैर होता क्या है, रेसिंदल बादशाह ये कपड़े पहना हुआ है, यहाँ से होता हुआ जा रहा है, इसके आसपास इसके गार्ड्स वगैरह भी मौजूद हैं, इसके नहीं मतलब बादशाह के, लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि हमारे बीच जो बादशाह बन कर आया हुआ है वो असली बादशाह नहीं है, उनके वहम गुमान में नहीं। अभी जो इस वक्त सच पता है वो किसको पता है, वो मतलब कि जो यहाँ पर मौजूद फ्रेट्स और सेप्ट हैं उन दोनों को पता है। खैर ये होते हुए जाते हैं, तो कुछ जगहों में तो बादशाह को अच्छा वेलकम मिलता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जो बादशाह के सपोर्ट में नहीं होते, तो वो थोड़ा सा मतलब उनको अजीब लग रहा होता है। लेकिन उनका दिल जीतने के लिए न जाने रेसिंडल के जहन में कहाँ से ये आइडिया आता है, वो क्या करता है कि अपने गार्ड्स वगैरह को छोड़ के ना खुद आगे निकल जाता है। लिखा हुआ है ना, रेसिंडल ड्राइव्स ब्रेवली डाउन द स्ट्रीट्स एंड विंस द हार्ट ऑफ द टाउन्स पीपल, मतलब कि उसके आगे पीछे जो गार्ड्स खड़े होते हैं उनको पीछे छोड़ता है और ख़ुद घोड़े को दौड़ाता हुआ थोड़ा उनके बीच में जाके चला जाता है। अब जो वहाँ लोग मौजूद होते हैं वो थोड़ी उनकी हैरत होती है कि यार ये बंदा जानता है, जो बादशाह मौजूद है ये बंदा जानता है कि हम इसे पसंद नहीं करते, और उसके बावजूद ये हमारे बीच में आया हुआ है, इसकी जान को ख़तरा है, उसके बावजूद ये हम पे भरोसा कर रहा है। तो उनका दिल थोड़ा सा पिघलता है, वो सोचते हैं कि यार चलो हम भी थोड़ा सा इस पर क्या करते हैं, चलो ट्रस्ट करते हैं, क्या पता ये बादशाह बनने के काबिल हो सकता है ये। तो आखिरकार क्या होता है, उनका दिल थोड़ा पिघलता है। अच्छा, जब ये रेसिंडल ने ये हरकत करी होती ना, सबको छोड़ छाड़ के आगे निकल गया था, कोई उसको पीछे से बुला नहीं सकता था। उसकी वजह क्या थी मेरे बच्चों, उसकी वजह ये थी कि लोगों की नज़र में वो कौन है, बादशाह है, तो कोई उसको कैसे बुलाता, सेप्ट और फ्रिट्स अगर बुलाते तो क्या बुलाते, वो लोगों की नज़र में बादशाह है, बादशाह को उस तरह आवाज़ दे के थोड़ी बुला सकते थे। खैर कर करा के वो अपने चर्च पहुंचते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर आखिरकार जो रेसिंडल बादशाह के रूप में मौजूद होता है उसको मतलब ताज पहनाया जाता है। और यहाँ मेरे बच्चों रेसिंडल की मुलाकात होती है माइकल से और फ्लेविया से पहली मरतबा। माइकल जब देखता है तो उसके तो चेहरे से उसके रंग ही उड़ जाता है कि भाई ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया, क्योंकि माइकल की प्लानिंग के मुताबिक क्या था, उसने तो ड्रग भेजी थी और वो जिस तरह से जानता था अपने भाई को, मतलब कि जो भाई उसका मौजूद था, भाई था ना मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था दोनों के दोनों जो हैं बादशाह की औलादे हैं, लेकिन माइकल अलग बीवी से है और जो बादशाह बनने जा रहा है वो अलग बीवी से है। तो सोचा ये यहाँ कैसे पहुँच गया, मतलब कि ये इसको तो मतलब कि मैंने ड्रग दिया था। अब क्या होता है भाई यहाँ पर पहुँचने के बाद कि फ्लेविया दरअसल रेसिंडल को बोलती कि यार तुम जो है ना थोड़े डिफरेंट लग रहे हो, मतलब कि नॉट इन लुक्स की बात नहीं करती, जो एक पर्सनैलिटी होती है थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन उसको इतना शक नहीं होता। यहाँ मेरे बच्चों 6 चैप्टर ख़त्म हुआ कि मतलब कि बादशाह जो रेसिंडल था उसने आखिरकार क्या किया, कोरोनेशन को प्रॉपर्ली तौर पर उसने अटेंड कर लिया। खैर अब रात होती है, महल में पहुँचे हुए होते हैं ये रेसिंडल वगैरह। अब क्या करना भाई मेरे बच्चों, ये बादशाह को कहाँ छोड़ के आए ज़रा बताइएगा मुझको। आपको बेटा मैंने बताया था बादशाह को छोड़ के मेरे मुझे जेंडा में आए हैं, ठीक है। खैर क्या होता है, ब्लैक माइकल जो है ना जेंडा के लिए निकलता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ब्लैक माइकल कहाँ रहता है, जेंडा में ही रहता है। और इत्तेफाक की बात क्या है बेटा कि ये बादशाह को भी जेंडा में ही छोड़ के आए। खैर जब थोड़ा टाइम गुजरता है तो सेप्ट और रेसिंडल क्या करते हैं, जेंडा के लिए निकलते हैं अपना हुलिया वगैरह मतलब कि चेंज करके। और ये महल से बाहर कैसे निकलते हैं, एक सीक्रेट रास्ता होता है महल से बाहर निकलने का। और ये क्या करते हैं, राइड करते हुए अपने घोड़ों पर, मतलब कि उनको दौड़ाते हुए जेंडा पहुंचते हैं। रास्ते में उनको माइकल दिखता है और मैक्स हॉल्फ। मेरे बच्चों मैक्स हॉल्फ कौन है, जोहन का भाई है, जो आपने अभी सेकंड चैप्टर में आपको बताया है, जो माइकल का फॉरेस्ट गार्ड था उसका भाई है। और ये माइकल मैक्स हॉल्फ के साथ ना कहाँ जा रहा होता है, अपने कैसल में जा रहा होता है, जेंडा में, और इसका मूड थोड़ा अच्छा लग रहा होता है। अब ये देखकर जो है जो सेप्ट और रेसिंडल होते हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं कि सीन क्या हुआ है। आखिरकार जब ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर ये बादशाह को छोड़ के आए थे, तो देखते हैं जोसेफ जो बादशाह का खादिम है, जिसको हिफाजत के लिए कहा गया था, उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है और बादशाह मिसिंग है, बादशाह मौजूद ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। खैर सेप्ट को फ़ौरन से इस बात का एहसास होता है कि भाई यकीनन माइकल ने क्या किया है, बादशाह को कर लिया है कैप्चर। तो अब करना क्या है, सारा सीन यहाँ पर आता है। सेप्ट रेसिंजर को बोलता है कि देखो भाई तुम्हें जो है ना ये जो बादशाह बनने की एक्टिंग है ये तुम्हें कंटिन्यू करनी पड़ेगी तब तक जब तक बादशाह बच नहीं जाता। तो आप देखो मेरे बच्चों, रेसिंजर को अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा गया था कि तो उसने कब तक एक्टिंग करनी है, उसने सिर्फ एक्टिंग तब तक करनी है बस ये कोरोनेशन अटेंड करनी है। और मतलब कि जब ये ताजपोशी की पूरी रस्म हो जाएगी तो क्या होगा, ये दोबारा से बादशाह को उठा के लेकर आ जाएंगे। लेकिन जब बादशाह को लेने के लिए पहुँचे तो बादशाह सलामत ही गायब है भाई।
और सेप्ट रेसिंडल को समझाता है कि देखो, अगर तुम जिंदा हो ना, तो जिस किसी ने बादशाह को कैप्चर किया वो उसको नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने असल बादशाह को मार भी दिया, कहीं पर उसकी बॉडी वगैरह को मार भी दिया, तो वो तुम्हारा क्या करेगा? क्योंकि अभी तो दुनिया की नज़र में बादशाह कौन है? रेसिंडल है। तो जिस किसी ने बादशाह को किडनैप किया है वो कह रहा है कि लाजमी सी बात है, उसको पहले तुम्हें मारना पड़ेगा। और कह रहे हैं ख़तरा इस बात का है कि हम अभी यहाँ पर अपने पैलेस, अपने महल से काफ़ी दूर निकल कर यहाँ पर आए हैं, विदाउट एनी आर्मी, विदाउट एनी सोल्जर्स, विदाउट एनी बैकअप, कोई सपोर्ट नहीं है हमारे पास। तो सेप्ट बोलता है हमें लाजमी यहाँ से फ़ौरन जल्द से जल्दी बादशाह को बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे, लेकिन अभी पहले हमें अपनी जान बचा के निकलना पड़ेगी, ताकि हमारे ज़िंदा रहने से, ख़ास तौर पर रेसिंडल के ज़िंदा रहने से बादशाह ज़िंदा रहेगा, ये बोलते हैं। अब मेरे बच्चों यहाँ पर क्या होता है ज़रा सुनो ध्यान से। अभी ये काम कर रहे होते हैं कि अभी मतलब काम कर रहे होते हैं, मतलब कि यहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि करना क्या, यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और अच्छा एक और बात, फ्रिट्स को अपने साथ लेकर नहीं आया था, ये जो बादशाह का एक और खादिम था ना, ये उसको महल में ही छोड़ के आया। तो महल में छोड़ के आने की वजह क्या थी कि ये फ्रिट्स को बोल के आए थे कि देखो, तुमने जो है ना बादशाह के रूम में अगर कोई एंटर होने की कोशिश करे तो तुम बोल देना कि बादशाह सलामत आराम फरमा रहे हैं। अगर तुम बोलोगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। अभी ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, जाने का सोच रहे होते हैं कि अचानक से माइकल के 8 बंदे यहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे बच्चों ये जो 8 बंदे हैं, ये माइकल के वो नहीं है, फेमस 6 वाले बंदे नहीं हैं, ये रैंडम बंदे हैं, एवरेज बंदे हैं। और मतलब कि ये वो है मतलब कि जो माइकल की दरअसल मतलब यहाँ पर इसलिए आए होते ताकि जोसेफ की डेड बॉडी को दफना सकें। ये इस काम के लिए यहाँ पर आए थे। खैर, अब ये लोग अगर डेड बॉडी को दफनाने के लिए आए हैं तो उन 8 के भी वहम गुमान में नहीं कि अंदर जहाँ पर जो डेड बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पर 2 लोग मौजूद होंगे जो कि सेप्ट एंड रेसिंडल हैं। अब सेप्ट एंड रेसिंडल बोलते हैं भाई कि सोचते हैं कि 8 लोगों से लड़ाई करना तो बेवकूफ़ी होगी, तो करें क्या। ये क्या करते हैं, अपने घोड़ों पे बैठते हुए फुल स्पीड से राइड करते हुए उनके बीच से चीरते हुए निकलते हैं ये लोग, और हमला करते हुए जा रहे होते हैं। तो मेरे बच्चों, अचानक का जो हमला होता है, जो सामने वाला एक्सपेक्ट भी ना कर रहा हो, उनके साथ भी ऐसे हुआ कि वो उनको भारी पड़ गया। इवन के सेप्ट और रेसिंडल जो भगाते हुए जा रहे थे उनमें से 3 लोगों को मारने में कामयाब भी हो गए, और अपने घोड़ों को भगाते गए। पीछे से एक किसी ने मतलब कि फायरिंग भी करी, और फायरिंग से क्या हुआ, रेसिंडल के हाथ पे चोट लग गई, उसकी एक उंगली ज़ख्मी हो गई, लेकिन करा के वो लोग सही सलामत अपने महल में पहुंच गए। अब मेरे बच्चों चैप्टर 9 शुरू हो रहा है कि रेसिंडल और जो सेप्ट होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, मतलब अपने जो कैपिटल वगैरह जहाँ महल मौजूद था वहाँ पहुँचते हैं। और रेसिंडल को काम क्या मिलता है कि उसने जो है बादशाह की ड्यूटीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब आप मेरे बच्चों ये बोल सकते हो कि सर रेसिंडल भला बादशाह की ड्यूटीज़ कंटिन्यू करेगा तो करेगा कैसे, उसको तो पता ही नहीं है कि मतलब कि बादशाह की ड्यूटीज़ है क्या। मेरे बच्चों जो सेप्ट है ना, सेप्ट ये दरअसल अभी जो बादशाह जिसको कैप्चर कर लिया गया है, इससे पहले जो इसका बाप बादशाह था ना उसको भी सर्व करता था ये सेप्ट। तो सेप्ट को अंदाज़ा है कि बादशाह की ड्यूटीज़ क्या हैं, तो वो रेसिंडल को गाइड करता है कि देखो बादशाह को ये काम करना होता है, बादशाह को वो काम करना होता है। खैर, रेसिंडल क्या करता है, बादशाह की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, और ये कुछ करते नहीं है। अब करें तो करें क्या। खैर, एक दिन क्या होता है, फ्रिट्स आता है और इन्फॉर्म करता है कि माइकल जो है ना कहाँ पर आया हुआ है, यहाँ स्ट्रेल्सो में आया हुआ है, मतलब कि कैपिटल में आया हुआ है। और कहता है कि माइकल के साथ ना सिर्फ 3 बंदे आए हुए हैं, इसके साथ फेमस 6 के सिर्फ 3 बंदे आए हुए हैं। फेमस 6 मेरे बच्चों क्या है, माइकल का एक ग्रुप है, और ये माइकल के अंडर काम करता है। माइकल जो इनको ऑर्डर्स वगैरह देता है वो होते हैं, और ये 6 के 6 क्या हैं, बहुत बड़े वॉरियर्स हैं ये लोग। खैर, होता क्या है मेरे बच्चों कि सेप्ट बोलता है कि यकीनन बादशाह ज़िंदा है, और जो बाकी 3 है ना, अगर माइकल 3 लोगों को लेकर आया हुआ है तो यकीन सी बात है कि बाकी 3 जो होंगे वो बादशाह को गार्ड कर रहे होंगे। गार्ड एज इन प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि गार्ड इसलिए कर रहे होंगे कि कोई बादशाह को वहाँ से रेस्क्यू करके ना ले जाए, बचा के ना ले जाए। खैर, रेसिंडल सोचता है कि चलो यार मैं ना अपॉइंटमेंट वीक के लिए चलता हूँ, फ्लेविया से मिल के आता हूँ, वो ये सोचता है। अब मेरे बच्चों क्या होता है कि चैप्टर 10 लिखा हुआ है, रेसिंडल मीट्स ब्लैक माइकल एंड 3 ऑफ द फेमस 6। रेसिंडल और फ्रिट्स जो हैं फ्लेविया के घर पहुंचते हैं, और रेसिंडल भाई साहब जैसे ही प्रिंसेस फ्लेविया को देखते हैं वो उन पर लट्टू हो जाते हैं भाई, वो उनको तो क्रश आया था उन पर। वो बात करना शुरू होते हैं तो ऐसे बात करना शुरू होते हैं कि भाई मतलब बात करने लग जाते हैं, और इतने चालाक होते हैं कि अपने ऊपर कोई बात आने ही नहीं देते, तमाम बातें रखते हैं किसमें, फ्लेविया पर। खैर, रेसिंडल को इस बात का एहसास होता है कि यार ये गलत है,
क्योंकि मैं जो है असल बादशाह नहीं हूँ, मैं दरअसल बादशाह की जगह पे एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी असल आइडेंटिटी नहीं है। खैर फ्लेविया जब रेसिंडल से मिलती है तो वो भी खुश होती है, और उसके जहन में अभी तक वही है कि मेरे सामने जो शख्स मौजूद है वो कौन है, वो बादशाह ही है। और अभी तक उसको इस बात का एहसास तक नहीं होता कि मेरे सामने जो बंदा मौजूद है वो असल बादशाह नहीं है। खैर इतने में क्या होता है मेरे बच्चों, माइकल जो यहाँ पर कैपिटल में आया हुआ था, स्ट्रेल्सो आया हुआ था, वो भी क्या होता है इत्तेफाक से यहीं पहुँच जाता है फ्लेविया से मिलने के लिए कि चलो ये वो भी मिल ले। अच्छा अब क्या होता है रेसिंडल जो है माइकल के मतलब कि रेसिंडल जो है वो खड़ा हुआ होता है, और मेरे बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि माइकल को गुस्सा आ रहा होता है कि उसको वेट करना पड़ रहा होता है। वेट क्यों करना पड़ रहा होता है बेटा, क्योंकि ये रूल्स है, मतलब कि बादशाह अगर किसी से मीटिंग कर रहा हो, जो जैसे कि अभी फ्लेविया से मिल रहा है, मुलाकात कर रहा है, तो उनकी मीटिंग को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक जो बादशाह खुद उस मीटिंग को ख़त्म ना कर दे। खैर कर करा के जब मीटिंग ख़त्म होती है तो माइकल को वैसे ही गुस्सा चढ़ा हुआ होता है, और अब पहली मरतबा माइकल और रेसिंडल आमने सामने ऐसी कंडीशन में मौजूद हैं कि दोनों को एक दूसरे का सीक्रेट पता है। माइकल जानता है कि मेरे सामने जो बंदा मौजूद है वो असल बादशाह नहीं है, वो नकली बादशाह है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या बोलेगा मेरे बच्चों कि ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ ये असली बादशाह नहीं है। तो लोग बोलेंगे भाई तुम्हें कैसे पता असली बादशाह कहाँ पर है। वो क्या बोलेगा कि असल बादशाह को मैंने कैप्चर किया हुआ है, मेरे पास कैद है, कुछ नहीं बोल सकता। और अगर बात करें मेरे बच्चों किसकी, रेसिंडल की, तो रेसिंडल जानता है कि मेरे सामने जो माइकल खड़ा हुआ है इसने असली बादशाह को कैप्चर किया हुआ है, और रेसिंडल ये बात भी जानता है कि इसे मेरे बारे में सच पता है, लेकिन उसके बावजूद रेसिंडल भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि रेसिंडल क्या बोलेगा कि ये जो सामने खड़ा हुआ है इसने असल बादशाह को कैप्चर कर लिया है। तो लोग बोलेंगे भाई तुम कौन हो, तो ये क्या बोलेगा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं असल बादशाह नहीं हूँ। दोनों को एक दूसरे के सच का पता है, लेकिन दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ना माइकल इस पर अटैक कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, क्योंकि दुनिया की नज़र में ये बादशाह है, और अगर किसी ने इस पर हमला किया तो यह जाहिर सी बात है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ मेरे बच्चों अगर आप ये बोलें कि सर रेसिंडल हमला क्यों नहीं करता उसके किले पर, उसके कैसल पर, मेरे बच्चों माइकल की इमेज बहुत अच्छी है, अगर ये हमला करता तो कुछ ये भी तो हो सकता था कि सिविलियंस वहाँ के रिहायशी ही माइकल को डिफेंड करने के लिए आ जाते, तो बहुत सारे मसले मसाइल थे। खैर इस पॉइंट पर, इस जगह पर आके माइकल ना रेसिंडल से तंजिया पूछता है कि भाई आपकी उंगली पर क्या हुआ, चोट कैसे लग गई। अब माइकल को तो पता था कि इसको चोट कैसे लगी है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ मेरे बच्चों क्या होता है कि रेसिंडल भी खूब चालाकी चलता है। वो क्या बोलता है कि आई वॉज बिटन बाय अ मॉन्ग्रेल डॉग, कि मुझे काटा, किसने काट लिया, MONGREL, मॉन्ग्रेल। मॉन्ग्रेल डॉग का मतलब होता है बेटा अ डॉग ऑफ मिक्स्ड ब्रीड, जो क्रॉस नहीं होता, अलग अलग मतलब कि बेटा जो अलग अलग नस्लों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो तो उसको बोल रहा होता है। इसका ये जो ये बोल रहा था मॉन्ग्रेल डॉग को, एक इसको बोल रहा था मेरे बच्चों, ये माइकल को ही बोल रहा था। माइकल को ऐसे क्यों बोल रहा था ये, उसकी वजह क्या है मेरे बच्चों, उसकी वजह ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइकल का जो बाप है वो असल बादशाह है, उसकी जो माँ थी वो एक ऑर्डिनरी आम ख़ानदान से बिलोंग करती थी। तो दोनों की शादी तो हुई, लेकिन उसके बावजूद क्या बताया गया कि अलग अलग स्टेटस का जो इतना बड़ा डिफरेंस है, उससे जो औलाद हुई वो इसको बोल रहा होता है मॉन्ग्रेल डॉग, कि तुम अलग अलग क्रॉस हो, एक इतना तुम्हारा बाप ऐसा। ये माइकल समझ जाता है। खैर उसके चेहरे पे वही जो जिसे हम बोलते हैं ना, एक मुस्कुराहट आती है जो हल्की सी, कि ये मतलब कि तंज कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। खैर माइकल बोलता है रेसिंडल को, चलो आओ मैं तुम्हें जो है ना अपने फेमस 6 के बंदों से मिलवाऊँ, जो कि कौन कौन से होते हैं, बर्जनीन होता है, डी गॉडेड होता है और डेचर्ड होता है। इन 3 से मिलवाता है माइकल। अब मेरे बच्चों ज़रा चैप्टर 11 पे आ जाओ बेटा। चैप्टर 11 हमारे पास मेरे बच्चों काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक है। अब ज़रा सुनो क्या होता है। सेप्ट आता है, अब ज़रा ये टाइम गुजरता जा रहा है, ठीक है। सेप्ट आके एक दिन रेसिंडल को इन्फॉर्म करता है भाई कि मेरे ख्याल से पक्का बादशाह को जो मतलब कि वो किया है, कैदी बनाया हुआ है, मुझे लगता है कि माइकल ने बनाया तो है, और उसके साथ साथ उसने रखा भी अपने कैसल में रखा हुआ है जो जेंडा में मौजूद है। तो इतने में क्या होता है कि सेफ्ट ना एक ख़त भी ला के देता है कि देखो भाई ये तुम्हारे लिए ख़त आया। ख़त जो आया था मेरे बच्चों वो किसकी तरफ से आया था, एंटोनेट डी मोबान की तरफ से आया था। खैर और वो बोलती है कि भाई तुम जो है ना उससे वो मतलब कि मैडम मोबान बोलती हैं लेटर में रेसिंडल को कि तुम जो है ना अकेले आके मिलो, क्योंकि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि जहाँ पर तुम्हारी जान बच सके। अब ये होता है तो रेसिंडल बोलता है भाई कि क्या किया जाए, क्योंकि मेरे बच्चों बात ऐसी है कि एंटोनेट डी मोबान के बारे में क्या मशहूर है कि ये जो है ब्लैक माइकल को पसंद करती हैं। तो सीन ये है कि अगर ब्लैक माइकल के कहने पे इन्होंने वो ख़त लिखा तो तब क्या करेंगे ये लोग, असल बात तो है ना कि वहाँ फंस जाएंगे ये लोग। सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है।
तो भाई अगर वहाँ पर ये लोग फंस भी जाते हैं तो कुछ निकलने का रास्ता नहीं होगा। ऊपर से जो यहाँ पर मैडम ओमान ने जो डिमांड करी मेरे बच्चों, वो डिमांड क्या करी है कि अकेले आके मिलना है। तो सेप्ट तो इसके सख्त खिलाफ होता है, और लेकिन रेसेंडल बोलता है मैं जाऊंगा, तुमने कुछ भी करना है कर लो। सेप्ट उसको बहुत रोकता है, कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो आखिर में रेसेंडल क्या बोलता है कि देखो, या तो मैं वहाँ पर जाऊंगा इस औरत से मिलने के लिए, क्योंकि क्या पता मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे हम असल बादशाह को बचा सकेंगे। तो वो कहता है कि अगर तुमने मुझे ये नहीं करना दिया तो मैं ये मुल्क छोड़ के ही चला जाऊँगा, मैं आगे किंग की ड्यूटीज़ कंटिन्यू करूँगा नहीं। तो इस बात पर जो है सेप्ट चुप हो जाता है। उसको अंदाज़ा होता है कि भाई मैं इसको फोर्स नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। सेप्ट आगे से रेसेंडल जो है सेप्ट को बोलता है कि देखो तुम मेरी बात समझो, हम जैसे जैसे अपना टाइम ज़ाया करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो बादशाह की लाइफ है उसको ख़तरा बढ़ता जा रहा है, हमें लाजमी रिस्क लेना पड़ेगा। हम हमेशा हमेशा के लिए सेफ़ नहीं चल सकते, कहीं ना कहीं हमें रिस्क लेना पड़ेगा। खैर कर कर आगे क्या होता है, रेसेंडल जो है दोबारा से सेप्ट के साथ निकलता है, फ्रिट्ज़ को दोबारा छोड़ के आते हैं। फ्रिट्ज़ को वही ऑर्डर देते हैं कि अगर कोई तुमसे पूछने के लिए आए कि बादशाह सलामत कहाँ पर हैं तो बोल देना आराम फरमा रहे हैं ताकि कोई एंटर नहीं होगा। सेप्ट को लेके पहुँचता है एक जगह पर, और एक जगह पहुँचने के बाद उसको एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ा करता है, बोलता है कि तुम इससे आगे मत आना, आगे मैं खुद जाऊँगा कुछ भी हो जाए। तो वहाँ से सेप्ट जो वहीं सेप्ट वहीं खड़ा रहता है। अब क्या होता है, रेसेंडल के हाथ में होता है लैंटर्न जो लालटेन होता है, और उसके एक हाथ में होती है गन। वहाँ पहुँचता है, चलता रहता है जो उसको लेटर में बताया गया था कि तुमने कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, उसी के मुताबिक ट्रैवल करता हुआ एक जगह पहुँचता है। और वहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चों, ये जगह होती है समर हाउस, ठीक है। अब वहाँ पहुँचता है, जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसकी वो औरत मतलब दिखती है, वही एंटोन डी मोबान। बेटा इसके बारे में हमने आपको ये बताया हुआ कि शी इज़ रिच, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ अ विडो। वो अमीर हैं, खूबसूरत भी हैं और एक बेवा भी हैं। और इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास क्या बताया गया था हमने आपको कि जो ये हैं मैडम ओबान हैं, ये दरअसल माइकल को भी पसंद करती हैं। अच्छा भाई, अब मेरे बच्चों यहाँ पर आगे सीन क्या हुआ भाई यहाँ जैसे ही पहुँचता है ना, तो छूटते साथ पहली बात क्या बोलती है, बोलती है कि दरअसल ये लेटर मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाया है, किसने, माइकल ने लिखवाया है। और कहती है कि तुम फ़ौरन से यहाँ से भाग पड़ो, क्योंकि अगर तुम नहीं भागे तो जो फेमस 6 के 3 लोग तुम्हें यहाँ जान से मारने के लिए आ रहे हैं। उसके साथ साथ वो रेसेंडल को ब्लैक माइकल का प्लान भी बताती है कि ब्लैक माइकल ने क्या प्लान किया हुआ है। ब्लैक माइकल ने ये प्लान किया हुआ है कि तुम्हें जो है जान से जब तुमको मार देगा, और कह रहे हैं मारेगा कैसे, क्योंकि हर वक्त माइकल के बंदे इसी ताक में घूम रहे होते हैं, इसके काफ़ी करीब कि जैसे उनको मौका मिले वो जो है क्या करेंगे, रेसेंडल को मार देंगे। और जैसे ही रेसेंडल को मार देंगे, जो कि दुनिया की नज़र में बादशाह है, वो क्या करेगा, उसकी बॉडी को उठाएगा और शहर में किसी ऐसी जगह छोड़ देगा और इल्ज़ाम लगा देगा किस पर, सेप्ट और फ्रिट्ज़ पर, जो कि इसके रास्ते के बहुत बड़े कांटे हैं। और फिर क्या करेगा, ये पूरे के पूरे मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर देगा। और उसका फ़ायदा उठाते हुए क्या करेगा, ये अगर तो ख़ुद पावरफुल हुआ तो भाई फ्लेविया से पहले ख़ुद इसका नंबर लग जाएगा, लोगों ने अगर इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और अगर उसके बावजूद अगर ये नहीं भी पावर में आ सका और रूल्स के मुताबिक जो उसकी कज़न है, मतलब कि जो फ्लेविया है, फ्लेविया का अगर नंबर होता, क्योंकि बादशाह की कोई दूसरी और कोई औलाद थी नहीं, ठीक है। तो अभी जो असल बादशाह है, मतलब कि उसके बाद इसका नंबर फ्लेविया का नंबर है। तो माइकल का प्लान ये था कि अगर वो ना भी बन सका बादशाह और फ्लेविया क्वीन बन गई तो उससे शादी करके बादशाह बन जाएगा। ये प्लान किया हुआ था माइकल ने अभी तक, और ये पूरा का पूरा प्लान बताती है कौन, मैडम ओमान बनाती है। अब आपका सवाल मेरे बच्चों ये हो सकता है कि भाई सर, अगर ये मैडम ओमान ब्लैक माइकल को पसंद करती है तो माइकल के अगेंस्ट क्यों जा रही है। मेरे बच्चों, माइकल को पसंद करती थी तभी तो जा रही है, क्योंकि अगर आज अभी इस वक्त ये रेसेंडल को तमाम चीज़ें ना बताए और अगर यहाँ पर अगर रेसेंडल मर जाए तो बेटा होगा क्या कि माइकल क्या करेगा, इन दी एंड शादी किससे करेगा, फ्लेविया से करेगा। और मैडम ओमान ये चाहती नहीं थी, लिहाजा वो माइकल को पसंद करती हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि माइकल किसी और का हो जाए। माइकल को वो चाहती थी कि सिर्फ वो मेरा रहे। अब क्या होता है यहाँ पर, जब बोलती है कि 3 लोग तुम्हें अजान से मतलब मारने वाले हैं आके, इस तरह की बातें बताती है। और फिर ये रेसेंडल को ये भी बताती है कंफर्म कि हाँ भाई वाकई में जो बादशाह है वो कहाँ पर है, वो माइकल का जो कैसल है उसके अंदर ही रखा हुआ है, उससे करीब रखा हुआ है। अच्छा, अब क्या होता है मेरे बच्चों, उसके बाद कि जब ये बात कर रहे होते तो अचानक से इनको बाहर से ना आवाज़ आती है, कुछ जैसे कि कोई आया है। जब उस आवाज़ को सुनते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि माइकल के वही जो 3 बंदे हैं ना, फेमस 6 के जो 3 बंदे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं क्या करने के लिए, इसको जान से मारने के लिए।
खैर रेसेंजल छुप छुप के देखता है और पहले ना वो दरवाज़ा नहीं खोलता और वो डायरेक्ट बोलता है कि भाई बातचीत शुरू होती तो पता चलता है कि वो जो 3 बंदे आए हुए हैं ना वो दरअसल क्या बोलते हैं कि हम आपके लिए ऑफ़र लेकर आए हैं, हम आपको ऑफ़र देंगे 50,000 पाउंड्स की, 50,000 पाउंड्स की देंगे और आपको ये भी ऑफ़र देंगे कि आपको सही सलामत जो आपका मुल्क है वहाँ तक हम आपको बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे, बस आपने ये करना है कि यहाँ से छोड़ के चले जाएँ, कुछ भी नहीं करना। अब रेसिंडल को ना अंदर से बहुत ना आराम आराम से बोल रही होती है दरवाजे के, क्योंकि अंदर होते हैं ये, वो दरवाजे के वो तीनों लोग बाहर होते हैं, तो ये बोलती है कि इन पर भरोसा मत करना, ये बहुत चालाक हैं, ये तुम्हें धोखा देंगे। और रेसिंजल जब देख रहा होता है ना तो दरवाजे में छोटा सा सुराख होता है, उसके थ्रू देख रहा होता है। तो ये 3 लोग चलते हुए आ रहे होते हैं और ये 3 लोग जो चलते हुए आ रहे होते हैं मेरे बच्चों, तो इनकी तीनों के हाथ में गन होती है। तो रेसिंजल को अच्छी तरह से इस बात का आइडिया होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं मुझसे। खैर बेटा इसके बाद क्या होता है कि रेसिंजल ना मना नहीं करता, बल्कि बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने ऑफ़र बहुत अच्छी करी है। जब वो ये बोलता है तो आगे पीछे देखना शुरू करता है कि भाई किसी तरह से मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाऊँ, क्या करूँ मैं। अच्छा, इससे पहले ना ऑलरेडी जो वो होती है क्या कहते हैं जो मैडम ओमान है ना, वो ऑलरेडी रेसिंजल को बता चुकी होती है कि तुम्हें अगर यहाँ से भागना है तो तुम्हें फ़लाँ फ़लाँ जगह पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे तुमको सीढ़ी मिलेगी, तुम सीढ़ी पे तुम सीढ़ी पे चढ़ना और फैलांग का जो है तुम दूसरी तरफ चले आना, वहाँ से तुम बचने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन वो तो बात का मसला है ना, पहली बात तो ये कि यहाँ से कैसे बचा जाए। तो यहाँ पर क्या करता भाई, वो एक टेबल रखा हुआ होता है, जैसे कि मेज़ नहीं होती मेरे बच्चों, तो लेकिन जो मेज़ का टॉप वाला पार्ट जो होता है ना वो क्या होता है, वो बना हुआ होता है आयरन का, आयरन टी टेबल, ठीक है। वो टेबल को उठाता है और टेबल को जो फ्रंट पार्ट होता है ना वो अपने फ्रंट पे रखता है, मतलब कि अपने मतलब कि जैसे कि समझो कॉरिडोर है और टेबल का फ्रंट पार्ट उठा के ना वो क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है शील्ड की तरह, मतलब कि वो टेढ़ा रखता है कि उसकी अपर बॉडी भी कवर हो जाए, लोअर बॉडी भी कवर हो जाए। अब क्या करता है, और जो टेबल की जो लेग्स होती हैं, लेग्स उसकी तरफ होती हैं, और फिर अंदर से चिल्ला के बोलता है कि ठीक है मुझे आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट है। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं वो इस पर शूट करना शुरू कर देते हैं, और शूट करते हैं तो गोली जो होती है टेबल के आर पार नहीं हो पाती, क्योंकि टेबल का जो अपर पार्ट था वो लोहे का बना हुआ था, तो गोलियाँ उसके आर पार नहीं हो पाती। और रेसिंडल जब वो गोलियाँ मार रहे होते हैं ना, रेसिंडल क्या करता है, टेबल को हाथ नहीं पकड़े हुए क्या करता है, वो उनके अंदर वो टेबल को लेके घुस जाता है। और 2 लोग तो जो कि लोहे का बना बेटा टॉप पार्ट, तो वो उनमें से 2 तो ऐसा होता है कि बेहोश ही हो जाए। एक बंदे को होश होता है, वो अपने ऊपर से उसको हटाता है टेबल को, लेकिन रेसिंजल क्या करता है, इतनी देर में अपनी गन निकाल के ना उसको शूट कर देता है। और मज़े की बात ये, यहाँ पर रेसिंजल पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है, और हंसने की वजह क्या होती है, उसको खुद यकीन नहीं हो रहा होता कि यार मैंने जो मैं करना चाह रहा था वो मैं करने में कामयाब हो गया, बच गया मैं। और कर करा के यहाँ से वो भाग पड़ता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। उसको पता था कि मैं अगर रुका कोई भरोसा नहीं है, मैं मर जाऊँ। और कर करा के ये वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर मतलब कि जो मैडम ओमान ने क्या बताया था कि इस जगह पर आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, आप चढ़िएगा और आप फैलांग चले आइएगा। रेसिंजल कर करा के वहाँ पहुँचता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, बाहर देखता है तो सेफ्ट जो होता है वही दरवाज़ा जैसे कि तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जो मेन दरवाज़ा जो होता है थोड़ी दूर होता है। और जब वो देखता है ना रेसिंजल तो ये दीवार से छलांग मार के आया यहाँ पर, कहता तुम सही सलामत हो, मुझे तो गोलियों की आवाज़ आई थी। रेसिंजल इस वक्त भी हंस रहा होता है और वो हंसते हंसते बोलता है कि तुम बस महल चलो, तुमको मैं बड़ी आला चीज़ बताता हूँ कि मतलब कि क्या सीन हुआ है। और मेरे बच्चों, ये जो पूरा इवेंट था ना जहाँ पर ये फाइट हुई थी, इसे बोलते हैं टी टेबल इंसिडेंट, या मेरे बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग क्या, समर हाउस इंसिडेंट, बोथ आर करेक्ट। ये वाला सवाल बहुत मरतबा आया हुआ है। लेकिन मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कहा था कि 1 से लेकर आपको चैप्टर नंबर 11 तक करवाऊंगा बेटा। यहाँ हमारे पास सारा हो गया। जो भी बेटा प्रॉब्लम हो रही है वो बार बार लेक्चर को देखो, मैंने आपको तमाम पॉइंट्स डिटेल में बता दिए हैं। बट मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।